स्टेशन भी गई हूँ मगर किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, किसी ने इंसाफ नहीं दिया। मेरी तलाक नहीं हुई, मेरे साथ प्रॉपर उसने एक निकाह का फ्रॉड किया था। उसका बहनोई मौलवी था, उसके कज़न गवाह थे सारे। ना निकाह नामा दे रहे हैं, ना वो निकाह को मान रहा है, ना उसकी फैमिली मान रही है, सबको पता था। वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाता था कि तुम किससे मिल के आई हो, क्या किया है, ये वो। समा स्टोरीज़ के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज मैं मौजूद हूं मॉडल टाउन फैमिली कोर्ट में। यहां पे ख़वातीन को कौन कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से उन्होंने केस दायर किया हुआ है, और इसके अलावा शादी के बाद तलाक का एक अफसोसनाक वाक़या अगर किसी औरत के साथ भी हो जाए तो उसके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन कितनी ज़्यादा की जाती है, कौन कौन से केसेस बनाए जाते हैं, आज हम ये सब आपको बताएंगे। कुछ ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आज के शो का हमारा मकसद भी यही है कि हम इस सोसाइटी में रहने वाली ख़वातीन को अवेयर कर सकें कि वो अपने हक़ का इस्तेमाल किस तरह से कर सकती हैं, और जब उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो या फिर उनके साथ कोई ज़्यादती हो तो वो इसका जवाब कानूनी तरीके से भी अपने मुल्ज़िमान को दे सकती हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी कहानियाँ आपकी नज़र करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे पे केस किया, घर मेरे नाम पे है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने शादी कर ली है, वो दुबई में होते हैं, ठीक है। तो 1.5 साल से मुझे खर्चा नहीं थे दे रहे, खर्चे के डर से उन्होंने मेरे पे केस कर दिया घर पे कि घर मुझे वापस मिला जाए। वो घर जो कि मेरे नाम पे है, रजिस्ट्री भी मेरे नाम पे है। मेरी खाला सास का बेटा मेरे पास आया, कहता बाजी तानू 40,000 रुपया हर महीने सी दवागे तो तुसी ना रजिस्ट्री दे दो। धोखे से मुझे वो ले गए स्टाफ, जहाँ पे स्टाम्प करते हैं, वहाँ पे मुझे ले गए। उन्होंने मुझे जूस पिलाया और उन्होंने रजिस्ट्री मेरे से छीन ली मेरे घर की। और जो घर है वो आपके मैके से मिला था या ससुराल वालों ने या शौहर ने? मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बना के दिया था, ठीक है। उन्होंने पैसा लगाया, मैंने खुद भी मेहनत की, ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे घर बना के दिया मेरी अम्मी अब्बू ने। तो उल्टा उन्होंने केस कर दिया घर पे कि घर जो ना मेरे नाम पे किया जाए। देखिए 4 बच्चों को मैं पाल रही, 3 बच्चे तो घर है, एक बेटे को अदालत में मैं लेके आई हूँ। मेरे साथ बहुत इन्होंने ज्यादती की है, मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं पुलिस स्टेशन भी गई हूँ मगर किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, किसी ने इंसाफ नहीं दिया। अभी बच्चों से कोई राब्ता है आपके शौहर का इनके बाप? उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। पुलिस स्टेशन भी जाती, कोई मेरी आवाज़ नहीं उठाता। अदालत में मैं देखो बच्चों को कमा के इनको खिलाई, अदालतों में पैसे लगाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम यही दरख्वास्त करेंगे वज़ीर आला से कि वो इनकी मदद करें, और जो इनके शौहर ने दुबई में बैठ के इनके केस किया है कि वो इनका घर हथियाना चाहते हैं, उससे इनको इंसाफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी ज़बरदस्त। क्या केस लगा हुआ है आप? जी मेरा खर्चे का केस लगा हुआ है इधर अदालत। तो तलाक हुई हुई है या फिर शौहर खर्चा ही नहीं देते? जी पहले खर्चा मंजूर ही नहीं हुआ था, अभी मंजूर हुआ है पहले इस अदालत में। पहले तो इधर मेरा केस 8 साल से चल रहा था हाई कोर्ट में, तो वो आते ही नहीं थे, उन्होंने पूछा नहीं ना, वो आ रहे थे पीछे वहाँ पे। फिर यहाँ पे भी मेरे अरेस्ट वारंट निकले हैं, फिर यहाँ पे खर्चा मंजूर हुआ है मेरा। 8 साल से आप केस लड़ रही हैं और अभी तक आपको खर्चे के नाम पर कुछ नहीं दिया गया शौहर की तरफ से? पैरवी की है, फिर जाके मेरा खर्चा मंजूर हुआ है और मैंने इस तरह। अभी खर्चा कितना मंजूर हुआ है अदालत की तरफ? तो वैसे 32 है, लेकिन वो मुझे 20 दे रहे हैं। अभी 4 माह से मैं ले रही हूँ, बस 4 माह ही हुए हैं। 8 साल से क्योंकि आपका केस लगा हुआ है, तो बच्चे कितने बड़े हो गए हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आप बता रही हैं कि इतने सालों से आपका केस चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मेरी बच्ची 3 माह की थी जब वो छोड़ के गया था, अब वो प्री-9 में पढ़ रही है। तो अगर आप मुनासिब समझें, हमें बता सकती हैं कि तलाक किस वजह से हुई थी? जी इसलिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, मैं पढ़ी लिखी थी। हमारा जो है शादी अरेंज मैरिज हुई थी, तो वो लड़का खर्चा नहीं पूरा करता था, बच्चों का दूध नहीं ला के देता था, खुद कमाता भी नहीं था। मैं जॉब करने जाती थी, फिर मेरी जॉब थी वहाँ पे अच्छी, तो जब मैं जॉब करने गई तो वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाता था, गारा के मुझे इल्ज़ाम तराशी करता था कि तुम किससे मिल के आई हो, क्या किया है, ये वो, इस तरह की बातें मेरे साथ। मुझे फिर टोंट करता था, मेरी फैमिली को बताता था। फिर एक दिन इन्हीं झगड़ों से ना मैंने कहा कि आप रहो या मैं रहूँ। फिर मैंने मेरा मकान भी अपना मैंने खुद बनाया था, मैं खुद मेहनत करती थी, ठीक है।
मैं अभी जॉब भी करती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे खुद तलाक दे के चला गया। तो बच्चों से मुलाकात का या फिर कोई धमकियां वगैरह इस तरह का कोई है आपके साथ मामला? जी जी, अभी मेरे साथ मुझे धमकियाँ लगाते हैं, क्योंकि जो मकान था ना मेरा, जिस मकान में मैं रह रही हूँ, वो मैंने ही बनाया था। लेकिन मजबूरन ये है कि जब वो मेरे साथ था ना, तो वो उसको आधी रजिस्ट्री उनके नाम किया हुआ था, आधा मेरे, और वो मुझे धमकियाँ लगाते हैं कि मुझे मकान भी खाली करके दो, मुझे हिस्सा भी दो, बल्कि मुझे प्रेशराइज करते हैं कि भी आप खर्चा भी ना लो और हमसे कंप्रोमाइज़ करो, हमें खर्चा भी, हमने मकान हमें वापस लेना है हिस्सा, बल्कि मुझे प्रेशराइज करते हैं वो। जनाब, कानून की तरफ से तो इनका खर्चा लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब ख़वातीन यहाँ पर तलाक से मुतलिक या फिर खर्चे से मुतलिक आती हैं तो सबसे पहले उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आज के शो में हम आपको वो वाले केसेस, वो वाले मामलात दिखाएं जिनकी वजह से ख़वातीन को सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी हवाले से एक और खातून हमारे पास मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि वो किस केस में यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से अपना केस लड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या केस है, क्या मामला था? मैं अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ केस के लिए आई हूँ, ताकि उसने मुझसे शादी की थी, शादी करके 3 साल मेरे साथ रहा है। अब अपने घर वालों की वजह से कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता, जहाँ पे मेरे घर वाले हैं वहाँ पे तुम नहीं हो। तो आपकी शादी 3 साल, आपने बताया कि 3 साल रही है, अभी कोई तलाक हुई है या आप खर्चे के लिए अपना कोई केस आपने दायर किया हुआ है, क्या मामला है? मेरी तलाक नहीं हुई, मेरे साथ प्रॉपर उसने एक निकाह का फ्रॉड किया था। उसके मतलब उसका बहनोई मौलवी था, उसके कज़न गवाह थे सारे। उसके बाद अब आके वो जो गवाह हैं, गवाहों ने बयान दे दिया है, लेकिन ना मौलवी आ रहा है और ना वो मेरा हस्बैंड आ रहा है। हस्बैंड को उसके घर वालों ने सऊदीया भिजवा दिया और उसका भाई ऊपर से मुझे धमकियां लगा रहा है। जब मैंने बोला कि मैं सामान उठा के आप लोगों के घर चली जाती हूँ, तो वो आगे से मुझे धमकियां लगाना शुरू हो गया कि हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मुझे उसने किराए पे घर लेके दिया हुआ है, मेरे सर पे कोई नहीं है, मैं अपना घर कहाँ से चलाऊँ? पुलिस के पास गई हूँ, पुलिस वाले भी नहीं सुनते, औरत कहाँ पे जाए? नहीं, अभी तलाक भी नहीं हुई, खर्चा वो आपको दे नहीं रहा, अभी दुबई भी वो चला गया है, तो सऊदीया चला गया है, लेकिन अभी क्या मामला है? कोई धमकियां आपको दे रहा है वो, और बच्चे वगैरह कोई हैं आपके? नहीं, धमकियाँ उसका भाई दे रहा था। मुझे कह रहे थे कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, हम लोग नहीं मान रहे। निकाह को वो भी नहीं मान रहा, ना निकाहनामा दे रहे हैं, ना वो निकाह को मान रहा है, ना उसकी फैमिली मान रही है। सबको पता था, लेकिन अभी कोई भी नहीं मान रहा। बच्चे मेरे हुए थे, लेकिन वो डीएनसी करवा देता था, कहता था या मुझे रख लो या बच्चे को रख लो। मेरे पास चैट वगैरह हर चीज़ उसकी पड़ी हुई है, मैंने सारे सबूत पुलिस वालों को भी दिखाए हैं, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा, इसलिए मैं आज अदालत आई हूँ। कितने डीएनसी आपने करवाए हैं अभी? मेरी 4 दफ़ा डीएनसी करवाई है उसने। और ये अपने हस्बैंड के साथ, आपका हस्बैंड उस टाइम आपके साथ जाता था और वो किस तरह से आपको मैनिपुलेट कर रहा था, किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था, थोड़ा सा ये भी बताएं। हम चाहते हैं कि नाजरीन को ये पता चल सके ताकि वो इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। मेरे साथ ही जाता था, मतलब मेरी बड़ी केयर करता था, मेरे साथ सही रहता था। मतलब मुझे उसने कभी शक ही नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करेगा। हर दफ़ा मतलब डीएनसी करवाने गई हूँ, मेरे साथ जाता रहा। मैंने पुलिस वालों को डॉक्टर तक का नंबर दिया, डॉक्टर की रिकॉर्डिंग सुनाई, हर चीज़ की, लेकिन वो लोग आते हैं, पुलिस वालों को पैसे देते हैं और वो पुलिस वाले चुप कर जाते हैं। आपके पास निकाह नामे की कोई कॉपी या कोई तस्वीर या कुछ इस तरह का प्रूफ है? मेरे पास निकाह नामे के नहीं है, ना उसने मुझे दिया था। वो उसके मौलवी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग आपको दे देंगे, लेकिन मैं मांगती रही हूँ, उसने मुझे नहीं दिया। मुझे यही कहता था कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ये इंतहाई खौफनाक वैसे आपके साथ मामला हुआ है, लेकिन आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि अभी उसका कोई राब्ता है आपके साथ, या सिर्फ घर वाले आपको धमकियाँ दे रहे हैं? और कैरेक्टर असैसिनेशन, जिसकी हम हमेशा ख़वातीन पर कैरेक्टर असैसिनेशन लाजमी होती है, तो आपको कौन कौन सी धमकियाँ यहाँ पर मिल रही हैं? मुझे धमकियाँ फ़िलहाल यही मिल रही हैं कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, हमारे पास पैसे, हम पैसा दे के जो कुछ मर्ज़ी करवा लेंगे। और वो जब से गया उसने मुझे ब्लॉक किया, वो उसके भाई ने मुझे ब्लॉक करवाया, मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, मैं आपको वो भी सुनाती हूँ। 3.5 साल तो तू साडे मुंडे ਨੂੰ ब्लैकमेल करती रही है, ठीक है? ब्लैकमेल करके ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ अपना ਉਹਦਾ मिसयूज करती रही। ਤੈਨੂੰ लगता है मेरी बहन कि तू डरा देंगी, धमका देंगी? कोई ऐसा मसला नहीं, अगर तेरे दिल से खाम ख्याली है ना इस चीज की कि तैਨੂੰ ये लगता है कि तू डरा लेगी तो तू अपना ऐसे डर जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं बेटा। तू पहुंच, फिर इंशाल्लाह तेरा मैं ट्रीटमेंट करना है, इंशाल्लाह लाजमी मैं करना, इंशाल्लाह।
जनाब, ये इन्होंने मुझे ऑडियो नोट भी सुनाया है और हमने कोशिश की है कि हम आपको भी सुना सकें, क्योंकि ये धमकियां इस टाइम इनको दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि निकाह का फ्रॉड हुआ है तो इस पे तो काफ़ी सारी दफात भी लगेंगी। वकील से भी आपकी बात करवाएंगे, उनसे जानेंगे कि कानूनी पहलू इसका क्या है। कुछ केसेस तो हमने आपकी नज़र किए हैं, लेकिन अब हम कानूनी पहलू जानने के लिए एक वकील से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनसे जानेंगे कि जो फैमिली केसेस इस टाइम लगे हुए हैं उनके कानूनी पहलू क्या हैं। वो ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, ख़र्चे के लिए, डिवोर्स के लिए, खुला के लिए यहाँ पे केसेस लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ख़वातीन को किस तरह से अपना हक़ लेना चाहिए? एक्चुअली जो ख़वातीन हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती या उनको डॉक्यूमेंटेशन मिलती नहीं है, जिसकी वजह से वो मतलब इसका शिकार होती हैं, सफ़र करती हैं और उनको अदालत में आके भी इंसाफ मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम क्योंकि अपनी एक खातून से बात कर रहे थे, उनका निकाह का फ्रॉड था उनका केस, तो आप थोड़ा सा उनके केस के हवाले से बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप ज़ाहिर है उनका केस लड़ भी रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। देखिए, एक पूरा सेटअप लगाया गया है, उसमें निकाह खाए, गवाह थे, पूरा उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई, लेकिन इस बच्ची को डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से ये अभी तक सफ़र कर रही है, अपना कोई प्रूफ पेश नहीं कर पा रही। इसका 20 लाख रुपया जो हक महर था वो भी उन्होंने मतलब दबाया हुआ है। तो इसलिए मैंने ये पहले अर्ज़ किया है कि लड़कियों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब शादी हो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली रजिस्टर हो। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका। जनाब, हमने कोशिश की है कि आपको कुछ केसेस आपकी नज़र की जाएं और उसके बाद कानूनी पहलू क्या है आपको ये भी बताया जाए। ख़वातीन को अवेयरनेस लाजमी चाहिए ताकि शादी करने से पहले उनको निकाहनामा की शराइत और निकाहनामा में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं उसका पूरी तरह से इंफॉर्मेशन हो, ताकि अगर खुदा न खास्ता फ्यूचर में कोई इशू हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो वो अपना हक ले सकें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। समा स्टोरी से दोबारा से मुलाकात होगी कुछ और स्टोरीज़ कुछ और जगहों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।